हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडेक्स जुडिशरी। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का रीसेंट रिजल्ट यानी जुडिशियल सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आ चुका है। साथ ही साथ इंटरव्यू की डेट भी शेड्यूल कर दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू एग्जामिनेशंस। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें कि हम मैक्स टू मैक्स मार्क्स अचीव कर पाएँ इंटरव्यू में, जो कि एक लास्ट फेज बचा हुआ है आपकी सक्सेस की तरफ। ये पूरा जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर, वो हमने अपने एक्सपीरियंसेस साथ ही साथ अपनी टीम के एक्सपीरियंसेस जिन्होंने छत्तीसगढ़ का स्पेशली इंटरव्यू दिया है उनके एक्सपीरियंस को शेयर करके बनाया है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स की जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, एंड दीज आर सिंपली एडवाइसेस। आप यू आर फ्री कि आप इसमें से कौन सी एडवाइसेस को अपने लिए सुटेबल समझते हो वो आप फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज सिंपली अ गाइडेंस, देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला टू प्रिपेयर इंटरव्यू गाइडेंस। ठीक है, तो हमारे जो भी रूल्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए। सी, हम क्या करेंगे, अपने पूरे इंटरव्यू को जो कि आपके 9 फेब से शुरू हो रहे हैं, तो जिस भी स्टूडेंट का जिस डेट को पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करिए, एक टाइमलाइन बना लीजिए। हम यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। ठीक है, 5 रूल्स फॉर सक्सेस। सक्सेस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब आपकी इंटरव्यू के बाद फाइनली आपका रिजल्ट आना है। करेक्ट। चलिए देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपका इंटरव्यू होता है इट इज़ नॉट सिंपली अ टेस्टिंग ऑफ योर नॉलेज। यहाँ पर आपका टेम्परामेंट चेक होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें हम वेरियस फेजेस में इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप, वेरियस फेजेस में पूरे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिमार्केट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमें काम करना है अपनी पर्सनैलिटी पे, राइट यानी हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। जब हम अपनी पर्सनैलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आता है कि क्या क्या फैक्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। सी, सबसे पहले आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। राइट, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। अब प्रेजेंटेशन मीन्स टू से आप किस तरीके की ड्रेस को अटायर को अपने फॉलो करोगे, किस तरीके से प्रेजेंटेबल होगे पैनल के सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे एक जनरल रूल होता है कि हमें इंटरव्यू के लिए बहुत डिसेंट साथ ही साथ कंफर्टेबल प्रोफेशनल ड्रेसेस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो भी ड्रेस स्टूडेंट आपने सेलेक्ट कर रखा है अपने लिए उसको कई बार प्रैक्टिस जरूर करें, आप मॉक्स दें और उस सब में इसको प्रेजेंटेबल रखें जिससे कि आप कॉन्फिडेंट रहें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंटेशन में कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ज़रूर ध्यान दें स्टूडेंट, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारी नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होती है, बट जब हम पैनल के सामने अपीयर होते हैं ना, वहाँ पर हमारा जो जेस्चर एंड पोस्चर होता है ना, वो कभी कभी हमें नेगेटिवली एडजस्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पर भी काम करें। ठीक है, अब जब बॉडी लैंग्वेज की बात आती है तो इसमें हम कहते हैं कि किस तरीके से आप पैनल के सामने अपीयर होगे, इंपॉर्टेंट है। अब बहुत पोलाइटली हम्बल तरीके से एंटर करेंगे, वहाँ पर सभी को एड्रेस करते हुए एक सिंगल ग्रीट करेंगे। सिटिंग पोस्चर आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बट विदाउट परमिशन आप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। सिटिंग के बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपका आपके हैंड जेस्चर्स, आपका आई कांटेक्ट, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है, आपके फीट और आपके हैंड्स एक्सप्रेशन कैसा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप प्रैक्टिस करिए कि आप ओवरऑल डिसेंट और वेल बिहेव्ड लगना चाहिए अपने कंडक्ट से और अपनी बॉडी जेस्चर से। ठीक है, ये सब वो नॉर्मल बातें हैं जो इन जनरल हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी की जब आप बात करते हो स्टूडेंट, तो ज़रा प्रोफाइल की बात कर लीजिए। व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोफाइल, तो इसका मतलब है कि आपको अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप प्रेजेंट कर चुके हो या जो आप अपीयर करने वाले हो, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशंस है, एक बार उसको रिविजिट ज़रूर करें। रिमेंबर स्टूडेंट, हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में जितनी भी डिग्रीज अचीव कर रखी हैं एक बार उनको गो थ्रू करिए। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आपको पता होनी चाहिए, आपका परसेंटेज क्या है, लॉ में आपका CGP क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने LLB के साथ साथ आपने LLM भी कर रखा है तो आपने डिसर्टेशन का प्रेजेंटेशन भी किया होगा। डिसर्टेशन का टॉपिक आपको पता होना चाहिए, किस ऑब्जेक्ट से आपने रिसर्च किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप लिटिगेशन की फील्ड में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस उन्हें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप एक्टिवली लिटिगेशन में हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनको एक बार रिविजिट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ से जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनको रिस्पॉन्स करने के लिए आपके पास पहले से ही प्रिपेयर्ड आंसर होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपसे रैंडमली क्वेश्चंस कर दिया जाएगा तो आप अपने आंसर को देने में या तो बहुत इलेबोरेट करोगे या बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो करोगे, तो एग्जैक्ट आप मैसेज कन्वे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पर्सनैलिटी पे काम करना है। जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इस पर थोड़ा सा आपको काम करना है। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनैलिटी पे काम हो गया।
स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, यानी हमारा ये तो हमारा फेज 1 हो गया, इसको हमने करेंगे पर्सनैलिटी की बातें। सेकेंड चीज़ हम करेंगे यहाँ पर, दैट इज फेज 2, राइट। यहाँ पर फेज 2 की बात है, यानी सेकेंड स्ट्रेटजी के लिए रूल आप फॉलो करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी एंड एप्लीकेशंस की। रिमेंबर रखिए स्टूडेंट कि आपने मेंस ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। आपका क्वालिफिकेशन इस बात को एक्सप्रेस करता है कि आपकी कंप्लीट नॉलेज आपको थी, आपने तभी इंटरव्यू में आप बैठ रहे हो। तो यहाँ पर आपको जानना यह है कि आपके लॉ के कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ टू द पॉइंट होने चाहिए। करेक्ट। प्लीज रिमेंबर, आपसे पैनल में जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो इन जनरल आपसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपसे कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछी जाएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा हाउ यू विल हैंडल इन दिस सिचुएशन। आप इस तरह की सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करोगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आपने मेंस में आपने क्या किया, जजमेंट राइटिंग किया है। करेक्ट। जजमेंट राइटिंग में आपने सिविल और क्रिमिनल दोनों की ही करी है। एक्चुअल में जजमेंट राइटिंग में होता क्या है, जजमेंट राइटिंग में आपके कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन ऑफ लॉ ही टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ जो सिचुएशंस आपने जजमेंट राइटिंग में डिटेल्स में लिखी हैं, सिमिलरली अब अगर इंटरव्यू में आपसे इस तरीके की कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछी जाएगी तो आपको ब्रीफ करते हुए अपनी बात को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इट्स मीन दैट जजमेंटल अप्रोच जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है, जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ को कैसे यूज करें, इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज करिए और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को करने को देखिए कि किस तरीके से टैकल डाउन। फेज 3, यानी यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है हाउ अपडेटेड यू आर। करेक्ट, यानी आप कितने अपडेटेड हो, यहाँ पर आपकी ये टेस्टिंग भी होगी। अब जब आपके अपडेट करने की बात कही जाए तो वहाँ पर हम 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप अपनी तैयारी में न्यू क्रिमिनल लॉज को ज़रूर रखिएगा। ऑल्दो दैट इज़ ट्रू कि न्यू क्रिमिनल लॉज आपके आए हुए अभी टाइम हो चुका है, बट फिर भी स्टिल ओल्ड क्रिमिनल लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज के बीच का कंपैरेटिव एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी आपके न्यू क्रिमिनल लॉ में कोई न्यू प्रोविजन ऐड हुआ है, ठीक है, जो कि ओल्डर लॉ में नहीं था, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। करेक्ट, लीगल प्रोविजन का, वाई इट वॉज एडिड, और अगर किसी केस लॉ पर बेस्ड होकर कोई न्यू प्रोविजन पूछा गया है तो वो आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उसको इस तरीके से ब्रीफ जरूर कर लीजिएगा कि जो जो हमारे न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोविजंस हैं तीनों लॉज में, उनका सिग्निफिकेंस, वाई दे वर एडेड, एनी केस लॉ जिस पर ये बेस्ड हैं, इन सब के बारे में आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। माइट बी पॉसिबल आज भी वो आपसे पूछ सकते हैं, डू यू थिंक दैट न्यू क्रिमिनल लॉज वर नीडेड एट द टाइम और देयर वाज सिंपली अमेंडमेंट कैन बी डन। क्या न्यू क्रिमिनल लॉज को बनाने की जरूरत थी या सिंपली अमेंडमेंट करके हम आगे काम चला सकते थे। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद न्यू क्रिमिनल लॉज जब हम स्टडी कर लेंगे फिर हम आएंगे कि न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ साथ और आपको क्या जानना चाहिए। देखिए, जितने भी लेटेस्ट केस लॉज आ रहे हैं, लेटेस्ट केस लॉज, इस पर भी अपन 2025 में जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजमेंट आए उनकी ब्रीफ आप ज़रूर तैयार कर लो, है ना। जैसे रिसेंटली 2025 में आपको याद है ना, एक अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आया था, विच वॉज वेरी वंडरफुल जजमेंट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में बताया हुआ था, जो कि पहले एक 2010 के जजमेंट पर बेस्ड था, यानी सेल्फी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर पूछा गया था कि क्या अक्यूज वॉलंटरली नार्को टेस्ट एनालिसिस के लिए खुद से कह सकता है अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए, क्या इसकी डिमांड कर सकता है, क्या ऐसा राइट इनडिफिसिबल है या इसको रिजेक्ट किया जाएगा, व्हाट वुड बी द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ टेस्ट। तो ये उस जजमेंट में बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया। साथ ही साथ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजमेंट्स की बात कर रहे हो तो जो हमारा जजमेंट आया था दैट वाज रिलेटेड टू बिल्स, राइट, पावर्स ऑफ द गवर्नर, कि जब गवर्नर किसी बिल को पास करने की जो पावर होती है अंडर आर्टिकल 163, 200, इन सब को रिलेटेड वहाँ ये केसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनरी प्रेसिडेंशियल करके 2025 का लास्ट जजमेंट था, उससे पहले आपका एक तमिलनाडु का भी जजमेंट था। ठीक है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, वो दोनों जजमेंट्स आपको तैयार करें। ऐसे कई केसेस हैं, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। 2025 के जितने भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट्स हैं उनकी ब्रीफ समरी तैयार रखी, हो सकता है आपसे वो चीज़ें पूछी जा सकें।
एक और चीज़ है, क्योंकि आप बात करें हाउ अपडेटेड यू आर, इसके लिए आप करंट अफेयर्स को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, जिस दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ के जरूर जाओ। क्यों कहते हैं? डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्ट कि आप कितने अवेयर हो और कितने एक्टिव हो, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको जानने के लिए वेल इन्फॉर्म्ड कितने हो। तो इस मीन दैट कि आपकी करंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या स्पेशली छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो, सो इंटरनेशनल, नेशनल और सीजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स भी आप तैयार करके जाइए। एटलीस्ट 6 मंथ्स का आप थोड़ा सा ब्रीफ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखनी है, बट फिर भी कोशिश करिए कि अगर आप कर सकते हो तो कर लें, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज की बात करेंगे स्टूडेंट। देखिए, आप कितना भी लॉ पढ़ के जाओ, कितना अच्छा प्रेजेंटेबल भी हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ कभी मिस नहीं करना है, वो है छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज को नहीं पढ़ के जा रहे हो, या फिर लोकल लॉज के बारे में प्रॉपर वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हो, तो ये आपके लिए एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। अब कोई बहुत ज़्यादा लोकल लॉज तो है नहीं, ऑलरेडी आपने मेंस के लिए पढ़ रखे थे, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़े थे। तो लोकल लॉज में जो भी आपका छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959 है, अगर उसमें 2022 में और 2023 में कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। जैसे ऑक्यूपेंसी टेनेंट की पोजीशन क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर की इस टाइम पोजीशन क्या है, सिविल लॉ कोर्ट्स के जो जुडिशियल पावर होती है या जुडिकेटिंग कैपेसिटी होती है, उसमें लैंड लोकल लॉज का क्या सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ आपका एक और लॉ है जो कि है रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, ये 2011 का बना हुआ है। इस लॉ से रिलेटेड आपको चीज़ें पूछी जा सकती है ना। कभी कभी हो सकता है आपसे डेफिनेशंस पूछ दें, टेनेंट कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है, राइट। इस साथ ही साथ आपसे पूछ सकते हैं कौन से वो ग्राउंड्स है जिसपे कि टेनेंट का इविक्शन हो जाएगा, उसको निकाला जा सकता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा लॉ नहीं है, इसको तो वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा। इससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपसे पूछेंगे कि एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच एक डिस्प्यूट हो जाता है, जिसमें लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट को अब्यूज करता है, ठीक है। साथ ही साथ वो उसका सामान उठा के बाहर भी फेंक देता है और उसको निकालने का बोल देता है। क्वेश्चन ये है कि एक टेनेंट को अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट कौन कौन से राइट अवेलेबल हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हाइपोथेटिकल होते हैं, बट आप उनको बहुत स्मार्टली विद अप्लाइंग लीगल प्रोविजंस उसको सॉल्व करें। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि क्या ऐसे कोई प्रोविजंस आपको जनरल लॉज में मिलते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी ऐसे कोई प्रोविजंस हैं टेनेंट को प्रोटेक्ट करने वाले, क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसे कोई प्रोविजंस हैं जो टेनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरीके से लिंक तो उन लॉज के साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारी स्ट्रेटजी हो जाएगी लोकल लॉज से रिलेटेड। हम इस फेज में लोकल लॉज को अच्छे से तैयार करेंगे, और लोकल लॉज को तैयार करने का मतलब ये नहीं कि आपको सारे प्रोविजंस को गो थ्रू करना है। ज़्यादातर वो सेक्शन ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और दूसरी चीज़ है आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज, यानी दोनों ही लोकल लॉज में जो डेफिनेशन दे रखी हैं उन डेफिनेशंस को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि इन जनरल लोकल लॉज में आपसे डेफिनेशंस बहुत पूछी जाती हैं कि आप इससे क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडलॉर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय टेनेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इविक्शन, है ना, गवर्नमेंट लेसी का क्या मतलब होता है। तो डेफिनेशंस आपसे फॉर श्योर पूछी जा सकती है, डेफिनेशंस प्लस एप्लीकेशन बेस्ड। तो हम क्या करेंगे लोकल लॉज को, डेफिनेशंस प्लस एप्लीकेशन बेस्ड प्रोविजंस, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लस लिंक करते हुए वो लॉज, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जैसे मैंने बताया टेनेंसी को लेकर जो भी आपके लॉज हैं स्टैट्यूटरी और सेंट्रल लेजिस्लेशन, उनके साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट हैं किसी लोकल लॉ से रिलेटेड, लाइक टेनेंट के राइट से रिलेटेड, है ना, उसको ज़रूर तैयार कर लें। 2-4 केस लॉ हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनकी छोटी एक समरी बना के रेडी रखें। इससे एग्जामिनर को यानी पैनलिस्ट को पता चल जाता है कि आप छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज के बारे में उतने ही ऑनेस्ट और वेल इन्फॉर्म्ड है जैसे बाकी लॉज से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि ये सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पोस्ट होती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकल लॉज का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम अपने लास्ट फेज की। वो ये है कि इंटरव्यू की तैयारी कोई 1-2 दिन का प्लान नहीं होता, और साथ ही साथ कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा मगिंग भी नहीं करनी होती। इंटरव्यू के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपको रिपीटेडली वो मिस्टेक्स नहीं करनी होती हैं। तो हम आज यहाँ पर बात कर लेते हैं डूज एंड डोंट्स की, ठीक है, यानी क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो जो जनरली हमसे हो जाती हैं एज अ एस्पिरेंट, उनको हमें नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया पैनलिस्ट ने जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करते हो, क्या आप गेस करते हो? प्लीज़ डोंट डू दिस। आप क्या करोगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप पहले तो पॉज लेंगे, उसके बाद पॉज लेते टाइम भी आप थोड़ा सा
थिंकिंग मोड में जाएंगे। इस मीन्स योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड गिव द आंसर। लगना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को टैकल डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर आपको क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं आता है तो उसके लिए से सॉरी, कि आप बहुत पोलाइटली उनसे सॉरी कहें, रादर देन कि आप गेस करना स्टार्ट कर दो। इवन इफ अगर आपको लगता है कि आप 70% उस टारगेट तक पहुंच गए, उस पर्टिकुलर लीगल प्रोविजन तक पहुंच गए हो, तो यू कैन आस्क पोलाइटली द परमिशन कि इफ़ यू अलाउ मी, मे आई टेक अ थिंक ओवर इट। अगर आप अलाउ करें तो मैं इस पर सोचना चाहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है सी, कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो ना हो, लेकिन आप फेशियल एक्सप्रेशन से ये अज्यूम कराना चाहते हो दैट यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट। ऐसे नहीं करना है, बिकॉज पैनलिस्ट बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें आपके जेस्चर और पोस्चर से पता चल जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। इवन इफ आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो दैट यू थिंक दैट इज एब्सोल्युटली राइट, आपको लग रहा है कि वो ठीक है और शायद वो ठीक भी है, इसके बाद भी अगर आपसे पैनलिस्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो उनको बहुत पोलाइटली आंसर करिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें ये दिखाना चाह रहे हो दैट मेरा आंसर एकदम परफेक्ट है, करेक्ट है, 100% सही है, ठीक है। आपका आंसर ठीक हो सकता है, लेकिन पोलाइटली अपनी बात को अगेन रखिए कि एज माई नॉलेज इज कंसर्न ये इन्फॉर्मेशन है, बट आई वुड फील ग्रेटफुल अगर मुझे उसमें कुछ एड ऑन मिलता है। सो पैनलिस्ट को इस तरीके से आपको बताना है। दूसरी चीज़ है, कभी कभी आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं ऐसे जिसमें आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी आपसे किसी भी टॉपिक पे आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है, उस टाइम पर आपको बहुत ही बैलेंस्ड होकर, नॉट डिप्लोमेटिक, आई विल टेल यू डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमेटिक और बैलेंस, काम रहते हुए और विद इन द डोमेन ऑफ लॉ रहते हुए अपनी बात को कहना है। डोंट बी पॉलिटिकल, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकली आंसर नहीं करना है। इसमें आपके आंसर से ये नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप प्रो गवर्नमेंट है या आप एंटी गवर्नमेंट है, या मीन्स टू से आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अगर क्रिटिसाइज भी करते हो तो पॉजिटिवली करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डिनाई कर दें, या बहुत ज़्यादा एप्रिशिएशन की भी ज़रूरत नहीं होती। आप वेल इन्फॉर्म रहते हुए अपनी बात को रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपका जो एक स्टेटमेंट रह रहा है, आजकल चल रहा है, दैट इज 3 years प्रैक्टिस। 3 years प्रैक्टिस। अब सपोज करिए उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आपने लिटिगेशन में, क्या आपने लॉ करने के बाद कोर्ट प्रैक्टिस की है। इफ़ यू से यस, आपसे पूछ सकते हैं कितनी की है, आपका जो ड्यूरेशन होगा आप बताएंगे। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि इस 3 years प्रैक्टिस का जो प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है। तो ना तो आप ये कहोगे कि ये फुल्ली अप्रिशिएबल स्टेप है, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सारे एक्सपीरियंस लॉयर्स ही जजेस बनेंगे, ऐसे भी नहीं कहना है। ना ही इसको कम्प्लीटली डिनाई करना है, और ना ही आपको अपना ग्रीफ यानी पेन एक्सप्रेस करना है कि बहुत ही गलत प्रोविजन है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एक बैलेंस्ड आंसर देना है। बैलेंस मीन्स टू से आपको 3 years प्रैक्टिस के प्रॉज एंड कॉन्स बताने हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। आपको बताने हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए ही आया होगा। तो यहाँ पर लेकिन आप कह सकते हो कि दैट स्टेप इज फॉर दिस पर्पस, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किसी और तरीके से भी हम इसे अचीव कर सकते थे, तो अपनी बात को पॉजिटिवली रख सकते हैं, है ना। कंप्लीटली क्रिटिसिज्म भी नहीं और नॉट इन अप्रिशिएबल टोन। तो एक बैलेंस्ड आंसर दीजिए, और इससे आपका एक जुडिशियल टेम्परामेंट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लफिंग नहीं करनी है। किसी भी सेक्शन को अगर आप जानते हो तो रिपीटेडली वो सेक्शन मत बताओ, यानी कि बार बार आप सिर्फ सेक्शंस को इसलिए हाईलाइट करो क्योंकि आपको पता है, तो बार बार सेक्शंस नहीं बताओ। जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है तो कॉन्सेप्ट बताइए। जब तक आपसे इलेबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ना कहा जाए, आप मत करें, ठीक है। आप सिंपली 2 या 3 लाइन में अपने आंसर को रखिए। अगर फिर भी आपसे कहा जाता है कि इस बात को एक्सप्लेन करिए, तभी आप अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्टली आई डोंट नो जैसे शब्दों का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो पोलाइटली सॉरी कह के अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ जनरल परसेप्शंस हो गए कि जब आपको इंटरव्यू के टाइम पर ध्यान देने हैं। अगर आपको अपने इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज है, या अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है रिलेटिंग टू छत्तीसगढ़ जुडिशरी इंटरव्यू, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी इसमें अवेलेबल रहेगी। आप चाहें तो अपने डाउट्स को इसमें शेयर कर सकते हैं। एंड देन फाइनली, अगर आप स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको गाइड किया जाए हमारे चैनल के थ्रू, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का जो ब्रीफ मैंने आपको बताया है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।